हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? As you know that your exams are approaching near, and we have designed series of important questions for you, and that we have informed you in our last video. So today we are going to open those series session. Basically जितने भी important questions की series है that we are going to open today, and उसका आज हम पहला question पढ़ने जा रहे हैं. होप आपको पता होगा हमने क्यों बनाया है. दिस इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस अभी हम इसलिए बना रहे हैं सो दैट आपके एग्जाम्स में आप इनसे रीड करके मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें एंड सो दैट यू कैन ग्रैब गुड मार्क्स. ठीक है जी. नाउ वी विल start our first important question. The question is, define the terms previous year and assessment year. What are the exceptions to the rule that income of previous year is assessed to tax in the assessment year? तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. सो वी हैव टू चेक ऑल द 3 पार्ट्स, मतलब 3 भागों को देखना होगा. पहला भाग है, फर्स्ट पार्ट इज प्रीवियस ईयर, सेकेंड पार्ट इज असेसमेंट ईयर, एंड थर्ड पार्ट इज एक्सेप्शंस. किसके एक्सेप्शंस? टू अ रूल ऑफ इनकम टैक्स. ठीक है जी. आओ बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर से. अगर हम बात करें इससे, व्हाट इज प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर, ईयर मतलब it's an year, so I think it should be of 12 months. And previous, pre से मतलब लग रहा है कुछ पिछले साल वाला, पिछला, preceding. ठीक है. So let's check out previous year, the year in which income is earned. जिस साल में हम अपनी इनकम को अर्न करते हैं उस ईयर को बोलते हैं प्रीवियस ईयर. ठीक है जी. एज पर इनकम टैक्स, जो ईयर आपकी इनकम ईयर है, ठीक है, उसको हम इनकम ईयर भी बोलते हैं क्योंकि उस साल में हम इनकम को अर्न करते हैं, और अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं. ठीक है जी. सेकेंड पॉइंट इज प्रीवियस ईयर प्रीसीड्स असेसमेंट ईयर. एज इट्स नेम सजेस्ट, उसके नाम से पता चल रहा है, प्री मतलब प्रीसीड्स, पहला. तो प्रीवियस ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर से पहले वाला ईयर प्रीवियस ईयर होता है. एंड जो पॉइंट मैंने आपको बताया था बच्चों कि ईयर इट मीन्स 12 मंथ्स, सेम इट इज सेइंग द टर्म इज फॉर 12 मंथ्स. लेकिन उन्होंने एक एक्सेप्शन दी इन द प्रीवियस ईयर. क्या है एक्सेप्शन? एक्सेप्शन कहती है न्यूली सेटअप बिजनेस फॉर इट्स फर्स्ट ईयर. वो कह रहे हैं ये एक्सेप्शन भी पहली बात तो किस लिए है? पहले साल के लिए. और न्यूली सेटअप बिजनेस, किसी ने ड्यूरिंग द ईयर अपना कोई बिजनेस सेटअप किया, तो वो कह रहे हैं ओनली फॉर दैट एंटिटी जिसने बिजनेस सेटअप किया है, ठीक है, फ्रॉम द डे ऑफ इट सेटअप टिल 31st March of the following year, that will be the period of which income is to be considered for the tax, एंड वो पीरियड उसका प्रीवियस ईयर माना जाएगा. इसका मतलब सपोज नॉर्मली जो आपका पीरियड है वो 12 महीने का है, लेकिन अगर किसी ने इन द मिडल जो है वो बिजनेस सेटअप किया, ठीक है, सपोज बिजनेस सेटअप होने से 31st मार्च तक बिजनेस जो मंथ्स हैं वो 6 मंथ्स आ रहे हैं या 3 मंथ्स आ रहे हैं या 8 मंथ्स आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर्सन के लिए, उस एंटिटी के लिए हम ये एक्सेप्शन दे रहे हैं, उनके लिए 8 मंथ्स का पीरियड भी प्रीवियस ईयर माना जाएगा. बाकी सबके लिए जो टर्म है दैट इज हैव टू बी 12 मंथ्स. अब वो कह रहा है फॉर इनकम टैक्स पर्पस द प्रीवियस ईयर विल बी फाइनेंशियल ईयर दैट इज 1st April to 31st March. ठीक है. अब इसका मतलब क्या हुआ? अब नॉर्मली हम ईयर से क्या समझते हैं? ईयर मींस जो जनवरी में स्टार्ट होता है और दिसंबर में खत्म होता है. तो लेकिन वो क्या कह रहे हैं, जो हमारा ईयर विच स्टार्ट्स फ्रॉम जनवरी एंड ऑन दिसंबर, इट इज कॉल्ड कैलेंडर ईयर. ठीक है. इनकम टैक्स कहता है आपको कैलेंडर ईयर चूज करना है तो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हो, बट फॉर माई इनकम टैक्स पर्पस आपको जो प्रीवियस ईयर है उसको फाइनेंशियल ईयर ही कंसिडर करना होगा. एंड व्हाट इज अ फाइनेंशियल ईयर? विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April ऑफ द ईयर एंड विच एंड्स ऑन 31st March ऑफ द
फॉलोइंग ईयर। ठीक है बच्चों, होप एवरीथिंग इज गोइंग क्लियर, आपको समझ में आ रहा है ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, कोई डाउट है यू कैन कॉमेंट मी बिलो। ठीक है जी, आइए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन का सेकेंड पॉइंट विच इज असेसमेंट ईयर। सो द ईयर इन विच इनकम टैक्स लाइबिलिटी अराइजेस। ठीक है, असेसमेंट, इससे आपको मतलब भी समझ में आ रहा होगा। असेसमेंट, जिस साल में असेसमेंट होगी, असेसमेंट मतलब जिस साल में आपकी इनकम टैक्स की लाइबिलिटी अराइज होगी, उस ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। ठीक है, अब इनकम टैक्स कहता है कि मैं असेसमेंट ईयर को एक न्यू नेम्स भी दे सकता हूं। व्हाट, इट्स ऑल्सो नोन एज इनकम टैक्स ईयर बिकॉज इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्स ड्यूरिंग द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। क्योंकि जो इनकम आपने अर्न की है प्रीवियस ईयर में, उसका टैक्स किस में लगता है, असेसमेंट ईयर में। तो हमने पिछले जो टॉपिक रीड किया था प्रीवियस ईयर, उसमें क्या पढ़ा था कि प्रीवियस ईयर प्रिसीड्स द असेसमेंट ईयर। प्रिसीड मतलब पहले, प्रीवियस ईयर अगर पहले है तो नेक्स्ट ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर। वही यहाँ पे ये बता रहा है कि असेसमेंट ईयर सक्सीड्स प्रीवियस ईयर। ठीक है जी, वहां पर हमने क्या पढ़ा था, दैट द ईयर इज फॉर 12 मंथ्स, बट प्रीवियस ईयर में एक्सेप्शन थी। अब हम पढ़ते हैं असेसमेंट ईयर। इट्स टर्म इज फॉर ऑलवेज 12 मंथ्स। वो कह रहा है कमेंसेस ऑन 1st अप्रैल एंड एंड ऑन 31st मार्च ऑफ द इमीडिएट फॉलोइंग ईयर। इट मीन्स असेसमेंट ईयर में वो कोई एक्सेप्शन नहीं दे रहे हैं, इट हैज टू बी ऑलवेज 12 मंथ्स। ठीक है, इट इज द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज टैक्स। जो आपने प्रीवियस ईयर में अपनी इनकम को अर्न किया, उस इनकम पे टैक्स जो है जिस फाइनेंशियल ईयर में लगता है, दैट ईयर इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। ठीक है जी, नाउ वी हैव क्लियर्ड द 2 पॉइंट्स ऑफ आवर कंप्लीट क्वेश्चन विच इज प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड पॉइंट ऑफ आवर क्वेश्चन विच इज exceptions to the rule that income of previous year is taxable in the immediately following assessment year। ठीक है जी, तो अब ये क्या कह रहे हैं, किसी एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, और एक्सेप्शंस किसकी, किसी एक रूल की। तो पहले तो हमें रूल पता होना चाहिए, तभी हम उसकी एक्सेप्शन समझ पाएंगे। तो रूल क्या कहता है इनकम टैक्स का, जो इनकम है प्रीवियस ईयर की, उसको जो उसका इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर है विच इज असेसमेंट ईयर, उसमें उसको टैक्स पे करना है। ठीक है, सपोज आपने 22-23 में कोई इनकम अर्न करी विच इज योर प्रीवियस ईयर, तो आपको 23-24 जो उसका असेसमेंट ईयर होगा, उसमें आपको उसका टैक्स पे करना होता है। दैट इज द इनकम टैक्स रूल। बट एक्सेप्शंस क्या मतलब क्या होता है, उससे अलग। तो एक्सेप्शन क्या कह रही है, एक्सेप्शन कह रही है टैक्स इज चार्जेबल ऑन द इनकम इन द सेम ईयर इन विच इट इज अर्न। नेक्स्ट ईयर नहीं, एक्सेप्शन के केसेस में आपको जिस ईयर आपने इनकम अर्न करी है उसी साल आपको टैक्स पे करना है। ठीक है जी, सो इनकम टैक्स ने कुछ ऐसे सिचुएशंस या कुछ ऐसे सिनेरियोज जो हैं जॉट डाउन किए हैं, जिनको हम अभी पढ़ेंगे, विच आर 5 इन नंबर। ठीक है जी, दीज 5 आर दोज एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ इनकम टैक्स। एक्सेप्शन क्या है, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट सेक्शन 172, assessment of persons leaving India section 174, assessment of association of person, body of individual, artificial judicial person formed for a particular event or purpose section 174a, assessment of persons likely to transfer property to avoid the tax section 175, discontinued business section 176. So these are the 5 scenarios, or we can say these are the list of exceptions to our normal income tax rule। ठीक है, अभी हमने एक्सेप्शंस पढ़ ली, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर दीज और इसमें क्या क्या काउंट होगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एक्सेप्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब है शिपिंग बिजनेस। ठीक है जी, सेक्शन 172। सेक्शन 172 क्या कहता है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, और वो शिपिंग बिजनेस कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट वी विल रीड एंड देन I will guide you. As per section 172, a non-resident who is carrying on a shipping business and earn income from the carrying passengers, livestock, goods shipped at a port in India will be charged to tax before the ship is allowed to leave the Indian port.
इसका मतलब क्या है? पहली बात तो हमारे इनकम टैक्स ने जो ये एक्सेप्शन बनाई है शिपिंग बिजनेस की, वो किसके लिए है? ओनली फॉर अ नॉन रेजिडेंट। तो आपको क्वेश्चन अगर है, और इफ यू आर राइटिंग डाउन एनीथिंग, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इट इज फॉर नॉन रेजिडेंट। कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो शिपिंग बिजनेस कर रहा है, ठीक है, एंड उसकी इनकम कहाँ से आ रही है? पैसेंजर्स को कैरी करने से, लाइव स्टॉक को, या गुड्स को, इनमें से किसी भी चीज से उसको अगर इनकम आ रही है, ठीक है, और जो उसका वो बिजनेस है एट पोर्ट इन इंडिया से शिप हो रहा है, तो जी गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपको टैक्स लगेगा बिफोर द शिप इज अलाउड टू लीव इंडियन पोर्ट। जैसे ही आपका शिप इंडियन पोर्ट से डिपार्ट होगा, उससे पहले ही आपको टैक्स पे करना होगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, हम नेक्स्ट ईयर में पे करते हैं एज पर द नॉर्मल रूल, बट एक्सेप्शन क्या कह रही है? नो, यू आर नॉट अलाउड टू लीव द इंडियन पोर्ट, दैट शिपिंग बिजनेस ओनर हैज टू पे द टैक्स टू द अथॉरिटीज बिफोर द शिप इज डिपार्टेड। ठीक है, तो जो उसके बाद क्या है? रिटर्न ऑफ इनकम शेल बी सबमिटेड बिफोर द डिपार्चर। वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपने टैक्स भरा तो गवर्नमेंट कह रही है टैक्स आपको भरना पड़ेगा, तो जो उसकी रिटर्न ऑफ इनकम है वो भी शिप के डिपार्चर से पहले आपको सबमिट करनी है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपने, असेसिंग ऑफिसर क्या कहता है, अगर आपने पूरे नेसेसरी अरेंजमेंट्स कर दिए हैं कि आप टैक्सेस को टाइमली और प्रॉपरली पे कर देंगे, ठीक है, तो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं। असेसिंग ऑफिसर कह रहे हैं कि आप उसको 30 डेज में रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन 30 डेज क्या होंगे? 30 डेज किससे काउंट होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ डिपार्चर ऑफ शिप। जिस दिन आपने शिप को डिपार्ट किया इंडियन पोर्ट से, उसके 30 डेज में आप अपनी रिटर्न फाइल कर देंगे। क्लियर है जी? ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपको टैक्स पे करना है, रिटर्न फाइल करनी है, 30 डेज आपको अलाउ कर देंगे इफ दैट कंडीशन इज फुलफिल्ड। अब वो कहते हैं कि अपनी इनकम कौन सी मानी जाएगी जिसमें आपको टैक्स पे करना है? तो इनकम क्या होगी? जो अमाउंट आपने अर्न किया है एज अ फ्रेट और एज अ फेयर, राइट, फॉर कैरिंग द पैसेंजर्स, लाइव स्टॉक और गुड्स, तो उनसे जो आपको इनकम आई है, वो इनकम का 7.5% जो अमाउंट आएगा, दैट विल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑन विच द टैक्स हैज टू बी चार्ज्ड। क्लियर है बच्चों? तो ये बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल सा पॉइंट था। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, प्लीज लाइक इट। नाउ वी आर गोइंग टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? असेसमेंट ऑफ पर्संस लिविंग इंडिया। इससे हमें कुछ समझ में आ रहा है? पर्संस लिविंग इंडिया मतलब जो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड इस पॉइंट में बात होगी, एंड इट इज एज पर सेक्शन 174 ऑफ इनकम टैक्स। When it appears to assessing officer that an individual may leave India during the current assessment year or shortly after its expiry with no present intention of returning to India. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नो प्रेजेंट इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग टू इंडिया। ठीक है, मैं यहाँ पे पॉइंट में एक ब्रेक लूंगी। यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर क्या कह रहा है? असेसिंग ऑफिसर कह रहा है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल इंडिया छोड़ के जा रहा है, ठीक है, और उसकी इंटेंशन क्या है कि भाई यू डोंट हैव टू कम बैक, नो प्रेजेंट इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग टू इंडिया, वो वापस नहीं आएगा, तो उस सिनेरियो में जितनी भी उसकी इनकम है फ्रॉम द 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डिपार्चर फ्रॉम द इंडिया, जो वो पीरियड है फ्रॉम द 1 अप्रैल टू द प्रोबेबल डेट ऑफ हिज डिपार्चर, जो उसकी डेट ऑफ डिपार्चर है फ्रॉम इंडिया, उस पीरियड की जितनी भी इनकम है उसको उसका टैक्स सेम ईयर में ही पे करना होगा। शेल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द सेम असेसमेंट ईयर। ठीक है बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट। इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा क्योंकि इसमें बार बार क्या आ रहा है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इसके पॉइंट में भी है, एंड विद इन द एक्सप्लेनेशन भी ये वाला जो नेमिंग है कन्वेंशन ये आएगा। सो डोंट थिंक दैट इट इज वेरी कंफ्यूजिंग और वेरी डिफिकल्ट पॉइंट, नो इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, आइए हम इसे समझते हैं। असेसमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन formed for a particular event or purpose as per section 174A। अब क्या कहता है ये? वो ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट में ना किसी इन पर्सन्स की बात होने वाली है
लेकिन ये पर्सन ना फॉर्म हुआ है किस लिए, एक पर्टिकुलर इवेंट या फिर एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ठीक है, इसीलिए ये एक्सेप्शन में आया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। व्हेन इट अपीयर्स टू द असेसिंग ऑफिसर दैट any association of person, body of individual, artificial judicial person formed or established or incorporated for a particular event or purpose is likely to dissolve in the assessment year in which these was formed or established और इनकॉर्पोरेटेड। ये तीन वर्ड्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि इनका मतलब सेम है कि बने हैं, एस्टेब्लिश्ड या इनकॉर्पोरेटेड, दीज ऑल आर सिनोनिम्स। ठीक है, आफ्टर सच असेसमेंट ईयर द टोटल ऑफ सच income of such persons for the period from 1st April to the date of dissolution shall be charged to tax in that assessment year. Now let me brief you up. वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ये तीन पर्सन है विच इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अगर ये एंटिटी आपने फॉर्म किया है कि एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए या एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही वो इवेंट पूरा होगा या जैसे ही वो पर्पस पूरा होगा आप क्या करोगे, उसे डिसॉल्व कर दोगे। करेक्ट, तो वो कह रहे हैं कि आपको डिसॉल्व से अगले साल तक वेट करना पड़ेगा, इनकम टैक्स पे करेगा नहीं करेगा, तो इनकम टैक्स कहता है कि हु विल चेक, तो उन्होंने इसके लिए क्लॉज ऐड किया। क्या किया कि 1st अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर, उस ईयर का जो भी 1st अप्रैल है, ठीक है, वहां से लेकर जो आपकी डेट ऑफ डिसोल्यूशन है, जिस दिन आपका इवेंट या आपका पर्पस पूरा हुआ, आपने अपने एंटिटीज को डिसॉल्व किया, तो दैट डेट ऑफ डिसोल्यूशन फ्रॉम द 1st अप्रैल विल बी काउंट एज द प्रीवियस ईयर, और यू कैन से द पीरियड फॉर इनकम, and you have to pay the tax in that same assessment year only. ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं 4th पॉइंट पे, जो हमने लिस्ट ऑफ 5 एक्सेप्शंस पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंगली, विच इज assessment of persons likely to transfer property to avoid tax, which is section 175. अब इसमें भी हमें पॉइंट से क्या है, कुछ हिंट मिल रहा है कि इसके बारे में बात कर रहा है, कोई एक पर्सन्स के बारे में बात होगी जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं अवॉइड करने के लिए क्या, टैक्स, लेकिन गवर्नमेंट तो टैक्स को अवॉइड नहीं करने देगी, तो गवर्नमेंट ने इसके भी कैच के लिए एक एक्सेप्शन डाली। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या कहा कि इफ इट अपीयर्स टू द असेसिंग ऑफिसर ड्यूरिंग एनी करंट असेसमेंट ईयर दैट एनी पर्सन इज लाइकली टू सेल, ट्रांसफर or dispose of any of his property, be it movable or immovable, with a view to avoid payment of any tax liability, then total income of such person for the period from 1st April of the assessment year till the date when the assessing officer commences the proceedings shall be chargeable to tax in the same assessment year. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है कि एक असेसमेंट ईयर में किसी भी पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी, बीट मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एनी, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी को वो सेल कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे भी उसने सिनोनिम्स यूज किए, सेल, ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ, इट मीन्स द सेम, कि अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, लेकिन वो सेलिंग इंटेंशन क्या है ड्यूरिंग द ईयर सेल करने का, सो दैट वो उस पॉइंट पे सेल करना चाह रहा है कि जहां पर वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी को अवॉइड कर पाए। ठीक है, अगर ऐसा सिनेरियो आ रहा है तो उस केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला, द टोटल इनकम, जो टोटल इनकम है उस पर्सन की, कहां से, 1st अप्रैल से स्टार्ट होगी, और जिस डेट पे गवर्नमेंट ने मीन्स असेसिंग ऑफिसर ने उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी, उस डेट तक की जो भी मीन्स फ्रॉम 1st अप्रैल till that date whatever will be the period, and during that period जो उसने इनकम अर्न की है, he has to pay the tax on the income earned during that period in that same assessment year only. क्लियर है? इफ एनी डाउट इज देयर एट एनी पॉइंट, जब तक हम अभी तक वीडियो में जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं उसमें से किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट्स में लिखिए, आई विल ट्राई टू क्लियर इट। ठीक है, एंड अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है कि हम सब बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, सो प्लीज लाइक द वीडियो। नाउ वी आर गोइंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ द एक्सेप्शंस विच इज डिसकंटिन्यूड बिजनेस, विच इज सेक्शन 176। ठीक है, वेयर एनी बिजनेस और प्रोफेशन इज डिसकंटिन्यूड इन एनी असेसमेंट ईयर, द इनकम ऑफ द पीरियड फ्रॉम द 1st अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर
अप टू द डेट ऑफ सच डिसकंटिन्यूएंस मे एट द डिस्क्रिशन, मतलब मर्जी, wish of the assessing officer be charged to tax in the same assessment year. What we are getting from this line? We are getting कि अगर कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन किसी ने स्टार्ट किया, ठीक है, और उसने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, एंड द बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड इन द ईयर, तो उस केस में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा फ्रॉम द 1st अप्रैल टिल द डेट आपने जब अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू किया, कि तो जो वो पीरियड है 1st अप्रैल से लेकर डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस तक का जो पीरियड है, उसमें आपने जितनी भी इनकम अर्न किया है आप उसको टैक्स पे करेंगे विद इन द सेम असेसमेंट ईयर। क्लियर है? एनी डाउट? ठीक है, अब देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा कि हमने एक प्रीवियस ईयर पढ़ा, हमने असेसमेंट ईयर पढ़ा, उसका एक नॉर्मल रूल है कि उसको टैक्स लगेगा इन द नेक्स्ट ईयर विच इज असेसमेंट ईयर, लेकिन इनकम टैक्स ने उसके लिए कुछ एक्सेप्शंस जॉट डाउन किए हैं, विच आर द 5 एक्सेप्शंस जो हमने अभी रीड किए हैं। ठीक है, होप बच्चों आपको सब कुछ समझ आया हो। ठीक है, एंड आई वॉन्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट अगर हम जो भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बना रहे हैं उसके लिए आपको नोटिफिकेशंस आते रहें, एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट उनको भी अच्छे से ये टॉपिक में क्लियरिटी आ सके और वो भी अपने एग्जाम से पहले इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, और बच्चों लास्ट में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, कई बच्चों को होता है कि हम पेपर में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, तो आई थिंक जैसे मैंने आपको ये वीडियो में पूरे क्वेश्चन को डिपिक्ट किया, अगर आप इन द सेम वे आप इसको अपने पेपर में अटेम्प्ट करते हैं तो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। तो यूजुअली बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि हमें क्वेश्चन आता है, हमारे पास कंटेंट है, बट हमें अटेम्प्ट नहीं करना आता, तो आप इसके थ्रू जो है आप सेम अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, तो दैट विल हेल्प यू। ओके जी, ठीक है बच्चों, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।